रोज को जैसे दरवाजा मिलता है वो काफी तक खुश हो जाती है। वो कहती है कि मैं तो एक बहुत बड़ी जीनियस हूँ। वो क्राउन प्रिंस को कहती है कि योर हाइनेस मैंने दरवाजे को ढूंढ निकाला। ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस हैरान हो जाता है। उससे कहता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। उससे कहता है कि तुम आज ऐसे व्यवहार क्यों कर रही हो और तुम क्या योजना बना रही हो। रोज हैरान हो जाती है और अपने मन के अंदर सोच रही थी क्या मैंने कुछ गलत काम कर दिया। लेकिन फिर वो क्राउन प्रिंस से कहती है कि योर हाइनेस मुझे माफ कर देना कि अगर मैंने कुछ गलती किया हो तो, लेकिन सबसे पहले हमें इस जगह से निकलना चाहिए जिसके बाद मैं आपको अपने सफाई में कुछ कहूंगी। क्योंकि मनी मनो सोचती है कि गुस्से में आके कहीं मेरा गर्दन न काट दे। योर हाइनेस क्या हमें सबसे पहले इस जगह से भागना नहीं चाहिए? फिर मैं आप मुझसे जो भी सजा देंगे वो मैं मान लूंगी। क्राउन प्रिंस कहता है कि अपना ये दांत दिखाना बंद करो। हर बात में तुम अपना दांत दिखाती हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या कोई मर्चेंट के ग्रुप में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास कोई मैजिकल पावर हो? अगर ऐसा हो सकता है तो हम यहाँ पर 20 मिनट क्या 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करो। तभी दरवाजा कोई पीटने लगता है। वो लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, ये लोग तो यहाँ पर इतना जल्दी आ गए। अब उनको आने से क्राउन प्रिंस कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो। रोज भी यहाँ पर भागने लगती है, लेकिन तब वो देखती है कि वो एल्फ तो वहाँ से जाता नहीं है। तब वो उसका हाथ पकड़ के कहती है अरे तुम्हें क्या मन में कुछ ज्यादा ही शौक है क्या? चलो भागो यहाँ से। वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको लेके जाने लगती है। तब एल्फ के मन में लड्डू फूटने लगता है। वो कहती है कि कितना ज्यादा सुंदर है। जबकि थर्ड क्राउन प्रिंस के जितने सारे चेले चमटे थे वो सारे लोग यहाँ पर आ जाते। वो कहते हैं उनको पकड़वा कर हो सके तो उन्हें मार दो। कि वो लोग इन लोगों के ऊपर तीर कमान से वार करने लगते हैं। तब कैलिकस कहता है कि मेरे पीछे रहो। जबकि क्राउन प्रिंस एक एक को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि उसे इतना देरी क्यों लग रही है। ये लोग तो काफी ज्यादा है, अगर ज्यादा टाइम हुआ तो ये लोग हमें मार भी सकते हैं। जबकि रोज कैलिकस को देखे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि इसे तो संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जो कि कैलिकस अकेले उन सबके ऊपर भारी पड़े? वहाँ पर एल्फ आता है और वो रोज से कहता है कि ठीक है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कैलिकस तो कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिसके बाद वो एक मैजिकल पावर का यूज करता है। जिसके बाद वो एल्फ अपनी पावर से तीर धनुष से सबको मार देता है। और यहाँ पर पूरे एनिमी को मारने के बाद वो एल्फ रोज की तरफ देख के एक प्यारा सा स्माइल करता है। रोज देखती है, उसे कहती है कि ये मुझे देख के ऐसा स्माइल क्यों कर रहा है। कैलिकस भी इन दोनों को देखता है और उनसे कहता है कि हम लोग रास्ते का बहुत ज्यादा करीब है, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। वे लोग जैसे यहाँ से जाने वाले थे, रोज देखती है कैलिकस के पीछे एक बंदा तीर धनुष लेकर उसको मारने के लिए रेडी था। अब वो क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और तीर उसके सीधे सीने में जाकर लगता है। वो सीधे वहाँ पर बेहोश होने लगती है। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुमने अपना माइंड खो दिया है, पागल लड़की, तुमने ऐसा क्यों किया? जबकि रोज आंखें बंद करते करते कहती है कि हाँ मैं शायद से पागल हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी अपने घर जाना है। क्या मैं सच में अपना घर जा पाऊंगी? लेकिन आज अगर मैं यहाँ पर मर गई तो मैं अपने घर कभी भी नहीं जा पाऊंगी। तब यहाँ पर एक लड़की आती है। वो कहती है रोज से कि तूने भी वही चुना जो मैंने चुना था। और रोज कहती है कि लेकिन ये लड़की कौन है? रोज की यहाँ पर आंखें बंद हो जाती है। वो सोच रही थी कि ये लड़की कौन है और वो मेरे साथ ऐसे बातें क्यों कर रही थी, और आखिरकार मेरा तीर लगने के बाद मेरा क्या हुआ। तब वो अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि वो तो एक बेड पर होती है। वो बेड से होती है और सीधा अपनी उसी जगह पर हाथ रखती है जहाँ पर उसे धनुष लगा था। वो कहती है क्या मुझे सच में धनुष लगा था? अगर ऐसा लगा था तो मुझे दर्द का एहसास क्यों नहीं हो रहा? तभी उसका दरवाजा ओपन होता है। वहाँ पर मीला आती है। वो कहती है रोज तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी ज्यादा टेंशन में थी। मुझे तो लगा कि इस बार तुम सच में टपक गई हो। क्या तुम सच में ठीक हो? क्या तुम्हें दर्द का एहसास नहीं हो रहा? वैसे मुझे इसमें संदेह है क्योंकि तुम्हारे ऊपर काफी सारे औषधियों का इस्तेमाल किया गया था, तो इसलिए शायद से तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए। रोज कहती है क्या औषधियों का इस्तेमाल किया गया था मुझमें? तब मीला कहती है कि हाँ तुम्हें क्या पता है कि क्राउन प्रिंस ने सिर्फ तुम्हारे लिए 9 जड़ी बूटी औषधियों का इस्तेमाल किया था। तब रोज कहती है कि ओ अच्छा ठीक है। मीला कहती है अरे रोज क्या तुम हैरान नहीं हुई हो? क्योंकि तुम्हें पता है जो जड़ी बूटी तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया गया था उसकी कॉस्ट कितनी है? रोज कहती है कितनी कॉस्ट है? मीला उसे बताती है कि हम लोग यहाँ पर अगर 5 साल तक भी काम करें ना फिर भी उन जड़ी बूटी का कीमत चुका नहीं सकते। रोज अपना मुंह बनाते हुए कहती है वैसे भी वो मुझसे जितना ज्यादा काम करवाता है ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब मीला शॉक हो जाती है अरे क्या बात कर रही हो? तुम शॉक नहीं हुई हो इतनी बड़ी बात को लेकर? कितना ज्यादा नॉर्मल लड़की है भाई। तब एरन कहता है कि यार छोड़ो ये सब। क्या रोज अभी तुम ठीक हो? रोज कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एरन से कहता है अच्छा ही हुआ कि तुम मरे नहीं, अगर तुम मर जाती तो मैं बहुत ज्यादा उब जाता। जबकि रोज कहती है क्या ये गुंडा सच में ऐसी बातें कर रहा है, पागल कहीं का। जबकि एरन रोज से कहता है रोज क्या तुम्हें वो मिला जिसके लिए तुम वहाँ पर गई थी? जिसे सुनकर रोज हैरान हो जाती है कि किसी कैसे पता। कि मिला अपने मुंह को ऊपर हाथ रखते हुए कहती है कि अरे मैं कितनी ज्यादा बकबक कर रही हूँ, अभी तक तो ये बेचारी ठीक भी नहीं हुई, हम यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। वो एरन को वहाँ से धक्का मारते हुए कहती है चलो यहाँ से जल्दी चलो, हम यहाँ से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, उसे आराम करने देना चाहिए। एरन कहता है कि मुझे धक्का मारना बंद करो क्योंकि रोज से मुझे भी बात करनी है, मेरा बात करना खत्म नहीं हुआ अभी तक। जबकि उसे ले जाकर बाहर दरवाजा बंद कर देती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर आराम करो, हम लोग चलते हैं। जबकि एरन कहता है कि लेकिन मुझे अभी उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करनी थी। अब उनके जाने के बाद रोज थोड़ी सी स्माइल करते और कहती है कि मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं कि मेरे बारे में चिंता करते हो, मेरे कमरे में आते मेरे हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन थोड़ी देर पहले जो एरन ने कहा था वो किस बारे में बात कर रहा था?
मुझे उसके बारे में उससे बाद में बात करनी चाहिए। क्या कैलिकस ठीक है? मुझे याद है कि जब मैं बेहोश हो रही थी तब उसने कुछ चिल्लाया था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उसने क्या बोला था। मुझे ये भी आश्चर्य है कि उस एल्फ का क्या हुआ। क्या वो एल्फ शाही परिवार का हिस्सा बन गया, क्योंकि कैलिकस ने उसे खरीद लिया था। जिसके बाद वो लड़की जिसके बाल भूरे थे, मुझे पता है कि वो इस ब्लड मून एम्पायर की प्रिंसेस थी। मुझे लग रहा है कि वो सेरेना थी, लेकिन वो मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रही थी और इसका क्या मतलब है कि वो मेरा कोई भी मदद नहीं कर सकती। लेकिन उससे पहले मुझे ड्यूक टैवनल मैनोर का तलाश करना पड़ेगा। और वैसे भी कैलिकस इतना ज्यादा निर्दयी तो नहीं होगा ना कि वो एक घायल व्यक्ति से इतना ज्यादा काम करवाएगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखती हैं कि रूस अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर कोई आवाज होता है। रूस कहती है कि अरे मिला, क्या तुम कुछ भूल गई हो? लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखती है तब उसे मालूम पड़ता है ये तो रोयल था, यानी कि क्राउन प्रिंस का लेफ्ट हैंड, जिसको हम रोयल बुलाते हैं। वो रोयल को देखते हुए कहती है ये यहाँ पर क्या करने आया है? सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब रोयल उससे कहते हैं क्या तुम बेटर फील कर रही हो? रोज कहती है कि हाँ मैं अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच योर हाइनेस को, क्योंकि उनकी वजह से मैं अभी बेटर फील कर रही हूँ। रोयल कहता है कि ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हें भी ठीक हो। वैसे मिस रोज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बातचीत करना है। रोज कहती अच्छा तुम मेरे से बातचीत करने वाले? वैसे मैं यहाँ से बाहर जाने वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है कि रोयल उसका वार्डरोब खोलता है। वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? बिना किसी अनुमति के किसी का भी संपत्ति के ऊपर अपना हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन रॉयल उसके पास से वो डायरी निकाल लेता है। अब रोज उसे मना कर ही रही होती है, लेकिन रॉयल तब तक उस बुक को ओपन कर देता है। लेकिन उस बुक में कुछ भी नहीं लिखा था, मतलब सारे पेज जो थे वो ब्लैंक थे। देख के तो रोज काफी ज्यादा हैरान थी कि ये बुक में कुछ लिखा क्यों नहीं है। जबकि उस बुक को बंद करता है और रोज का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा मिस रोज। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसने रोज को पकड़ लिया था और उसके हाथ भी बांध दिए थे और उसे काल कोठरी में लेके बैठाया था उससे कुछ बातचीत करने के लिए। रोज कहती है मुझे तो यहाँ पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मुझसे करवाना क्या चाहता है, क्या कोई मुझे बताएगा? इसके बाद सीन चेंज होता रहा, हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर रोज बेहोश हुई थी। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली, आखिरकार तुम हो कौन? जबकि एल्फ इन दोनों को देख रहा था तभी उसके कान खड़क जाते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ता है। क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम कर क्या रहे हो? एल्फ से कहता है कि तुम उसे सुरक्षित अपने घर लेके जाओ, मैं बाद में यहाँ पर आ जाऊंगा, क्योंकि ऊपर की तरफ से काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं, जल्दी यहाँ से लेके निकल जाओ। क्योंकि क्राउन प्रिंस से जाने के लिए मना कर रहा था, तभी पीछे से रॉयल आ जाता है। वो क्राउन प्रिंस से कहता है कि हमें माफ कर देना योर हाइनेस, हमें आने में काफी ज्यादा देरी हुई, क्योंकि हमने जितना सोचा था वो लोग हमसे ज्यादा, कि हम लोगों ने जितना सोचा था उन लोगों के बारे में वो लोग हमारी उम्मीद से कई ज्यादा ताकतवर थे। जबकि क्राउन प्रिंस रॉयल को कहता है कि रॉयल, जबकि क्राउन प्रिंस गुस्से में कहता है कि रॉयल मेरी बात सुनो, सबको खत्म कर दो, किसी को भी मत छोड़ना, ना ही किसी को माफ करना। रॉयल क्राउन प्रिंस के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे याद आता है कि क्राउन प्रिंस बचपन में ऐसे ही बोल रहा था कि जिस किसी ने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है मैं उसको सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। रॉयल रोज से पूछता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन है। रोज उसे कहती है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, और जिस तरीके से तुमने मुझे ऐसे बांध कर सवाल पे सवाल करे जा रहे हो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और ना ये सम्मानजनक लग रहा है। क्या योर हाइनेस का जो मेन राइट हैंड है वो इस तरीके से काम करता है? रॉयल रोज से सीधा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि उस वाइन में जहर था? रोज चौंक जाती है। वो कहती है कि क्या इसने मुझे नकार दिया, मेरी बात को टाल दी एवी? हाँ ये हमेशा से ऐसा ही था। मैंने जब कहानी में पढ़ा था तो उसने अपने दोस्ती की जगह अपने प्यार को चुना था। वो कैलिकस का एक लौता भाई है, मतलब चचेरा भाई है और बहुत ज्यादा विश्वास का पात्र है। हाँ ये बोल सकते हैं कि ये काफी ज्यादा जिद्दी है लेकिन एक महान सूरवीर है। जबकि रॉयल रोज से कहता है कि देखो मैं हिंसा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहता, इसलिए तुम मुझे ऑनेस्टी से साफ साफ आंसर देना। रोज अपने मन में सोचते हुए कहती है तो अच्छा इसे सच सच जानना है, तो अगर मैंने इसे बता दिया कि मैंने डायरी के अंदर से ऐसा उपचार ढूंढा था तो ये लोग कहेंगे मैं तो एक डाइन हूँ और ये लोग मुझे जला के मार देंगे। ना अभी मैं कुछ अच्छा सा बहाना ढूंढ लेती हूँ। तब वो चिल्लाते हुए कहती है क्या ऐसा नहीं है कि मैं योर हाइनेस के खाने पीने का देखभाल करूँ और उसमें जहर का जांच करूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? तब रॉयल उससे कहता है कि देखो मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम ये कैसे जानती हो, बल्कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ये बात कैसे पता मिस रोज? फिर रोज मन के अंदर सोच रही थी तो क्या अभी मुझे नहीं छोड़ेगा? कितना ज्यादा एनोइंग काम है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ सच्चाई मुझे घुला मिला के बनता नहीं पड़ेगी, वरना मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। वो रॉयल को बताती है कि देखो ऐसा है कि जब मैंने योर हाइनेस के एक मेड के रूप में काम पकड़ा था तब मैंने अपने पास कुछ पत्ते रख लिए थे। वैसे तुम्हें पता है ना को पत्ते किस काम में आते हैं? तब रॉयल उससे कहता है कि देखो इस मामले में मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं है ज्यादा। तब रोज कहती है हे भगवान सच में तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? जबकि मन के अंदर सोच रही है तो अपने आप को अंगरक्षक कैसे कह रहा है? तो फिर मुझे ये बताओ मेरे आने से पहले तुमने योर हाइनेस के खाने की जांच पड़ताल कैसे की, उसमें जहर है कि नहीं है? रॉयल कहता है कि वो कुछ ऐसा है कि
तब रोज को ये बात तुरंत ही समझ आ जाती है। वो कहती है कि हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्राउन प्रिंस जहर से नहीं मरा, इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके शरीर के अंदर मतलब बॉडी के अंदर ऐसे जहर प्रतिरोधक काफी सारी चीजें हो सकती है। उसने बचपन से ही काफी ज्यादा जहरों का स्वाद लिया होगा, खट्टा मीठा तीखा कड़वा, सच में सभी को, वजह से उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक ऑलरेडी बन चुका होगा। अगर ये बात सच नहीं है तो कोई दुश्मन के घर में जाने के बाद बिना सोचे समझे कोई ड्रिंक कैसे कर सकता है, बताओ। वैसे मुझे पता है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे माफ करना, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए रॉयल से कहती है कि हे भगवान, तुम कह रहे हो कि इतने समय से किसी ने भी अपने खाने की जांच पड़ताल नहीं किया है। जबकि रॉयल उसकी बात काटते हुए उसे कहता है कि तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम्हें थर्ड क्राउन प्रिंस का सीक्रेट रूम के बारे में और उसके पैसेज के बारे में कैसे पता। कि रोज मनी मन सोच रही थी, देखो तो इसने मेरे फिर से नजरअंदाज कर दिया। वो रॉयल से कहती है कि योर हाइनेस के आदेश पर मैं यहाँ पर सबूत की जाँच पड़ताल कर रही थी, तभी मुझे सहयोग से वो तीसरा दरवाजा मिल गया। योर हाइनेस की बात मानना कोई अपराध थोड़ी ना है। जबकि रॉयल कहता है कि ये बात तो बस रॉयल लोगों को ही पता होती है और उनके मुख्य लोगों के बारे में कि यहाँ पर एक कोई गुफा दरवाजा होता है। तुम्हें ये बात कैसे पता? मुझे तुम पर ऊपर शक हो रहा है। कि रोज अपने मनी मन सोचते हुए कहती कि अरे यार, मैं इसको कैसे बताऊं कि मेरे बुक में, मेरे मूवी में जब हम लोग देखते हैं अपने जमाने में तो ये सारी चीजें कॉमन होती है। वहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट दरवाजा हो सकता है। अभी मुझे आराम दे दो, मैं थक चुकी हूँ। जबकि रॉयल उससे कहता है कि हमें मालूम पड़ा है कि जो सीक्रेट रूम था उसके ऊपर हमें कुछ मैजिकल चीजें भी मिली और मुझे लगता है कि ये चीजें संयोग से नहीं मिल सकता। मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है बराबर से। तब रोज सोचने पड़ जाती है, हाँ, जब मैंने लात मारा था तब तो वहाँ पर कुछ ऐसा चीजें था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा। देखिए सर रॉयल, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। क्या आपको उस एल्फ से पूछताछ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसी के पास तो जादू वादू था। मैं बस एक साधारण सी नौकरानी हूँ, मुझे जादू के बारे में कैसे मालूम होगा। अच्छा, तो तुम उस एल्फ के बारे में पूछ रही हो। जब तक हम वहाँ पर पहुँचे तब तक वो एल्फ यहाँ से भाग चुका था। ये बात सुनकर रोज काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि मुझे खुशी है कि वो यहाँ से भाग गया। वो एक एल्फ है, वो एक जादूगर है, लेकिन उससे गुलामी की जिंदगी से आजाद मिल गया। मुझे थोड़ा सा अफसोस लग रहा है कि हमने एक जादूगर को खो दिया। मुझे उम्मीद है कि वो लोग उसे कभी भी ढूंढ ना पाए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। कि रोज रॉयल से कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कि रोज रॉयल से कहती है कि देखो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो मैं नहीं हूँ जिसने उस दरवाजे को ओपन किया था या फिर ढूंढा था। वो एल्फ था जिसने इस दरवाजे को ढूंढा था। उसने एक जगह पर बहुत सारे माना का महसूस किया, जिस वजह से उसको लगा कि उस जगह पर दरवाजा हो सकता है और इसी वजह से उसने दरवाजे को ओपन। एक सेकेंड, लेकिन ये मुझे ऐसे क्यों पूछ रहा है? मुझे ये मत बताना कि जब ये घटना घटी थी तब हिज हाइनेस वहीं पर थे। रॉयल जोर से चिल्लाते हुए रोज को कहता है कि प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे नहीं पूछ रही। मुझे यह बताओ कि तुम्हें थर्ड क्राउन प्रिंस का टिकट कहाँ से मिला। जबकि रोजू से कहती है कि अगर ये योर हाइनेस का आदेश नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। तुम्हें मुझसे पूछताछ करने का कोई भी हक नहीं है। कि रॉयल गुस्से में कहता है कि मैंने पूछा, मेरा जवाब दो। तभी एक जोर से दरवाजा ओपन होने की आवाज आती है। वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। यहाँ पर केलिकस आ चुका था। केलिकस काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रॉयल कहता है कि योर हाइनेस, मैं बस इससे कुछ पूछताछ कर रहा था। मुझे कुछ चीज के ऊपर शक था, इसलिए मैं इससे बातचीत करके वो चीजें उबालने की कोशिश कर रहा था। जबकि रोजे सुन के कहती कि हाँ, कितना बड़ा झूठा है कमीना कहीं कर। ये मुझसे जांच पड़ताल कर रहा था, पूछताछ नहीं कर रहा था। झूठा नरक में जाएगा, झूठ बोले कौवा काटे। तब केलिकस रोज के हाथों को देखता है जो कि बंधा हुआ था। तब वो रॉयल से पूछता है, लेकिन ये जरूरी क्यों है? तब रॉयल उसे जवाब देता है कि मैं आपका डायना होत होने के नाते मुझे नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरी लगा। केलिकस रॉयल से कहता है, तुम्हें पता है ना, फाउंडिंग फेस्टिवल बहुत ही जल्दी आने वाला है। रोज कहती है, ये क्या चीज है? जबकि रॉयल उससे कहता है कि लेकिन हमें अभी इसकी जांच पड़ताल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हर किसी के ऊपर बिलीव तो नहीं कर सकते। तब केलिकस कहता है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि इसको जाने दो। तब रॉयल चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं है। जबकि रोज सोच रही होती है कि ये दोनों किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों की बातचीत के बीच में कुछ बोलूं तो क्या ये दोनों मुझे मारेंगे? लेकिन ये घटना मुझे डेजावू जैसी फीलिंग क्यों दे रही है? हाँ, मैंने असली नॉवेल में पढ़ा था, सेलेना का पति जब रॉयल का फीलिंग बढ़ जाता है तब वो ऐसा उसके लिए कर रहा था। मुझे याद है केलिकस ने सेलेना को काफी ज्यादा परेशान करना स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी और वो सेलिना इन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को लड़ाई करने से रोक रही थी। लेकिन अभी जो हो रहा है कुछ अजीब सा ही हो रहा है। बेशक मैं इन दोनों को लाइक नहीं करती और ना ही ये दोनों मेरे ऊपर कोई दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों मेरे लिए लड़ाई क्यों कर रहे हैं? फिर केलिकस रॉयल से कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि हम लोग सब कुछ खत्म होने के बाद एक नई नौकरानी को रख ले। केलिकस कहता है, लेकिन हम इसके ऊपर भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। लेकिन योर हाइनेस, मुझे माफ कर देना, मुझे सिचुएशन के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, इसलिए मैंने सिचुएशन को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया। फिर रोज कहती है, कितना कमीना है ये, तो मेरे साथ बिल्कुल से नरमी से नहीं पेश आ रहा था और कैसे यहाँ पर झूठ बोल रहा है, झूठा कहीं का। केलिकस रोज से कहता है, तुम्हें अपना हाथ क्या नहीं खोलना?
रोज कहती अरे हाँ बिल्कुल खोलना है। फिर केली के समय तलवार से उसके हाथ की रस्सी को खोल देता है, उसको ड्रैग करते हुए कहता है कि चलो तुम मेरे साथ। जबकि रोज कहती है कि और हाईनेस क्या आप थोड़ा सा धीरे नहीं चल सकते, मुझे चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तब केलिकस उसकी ओर देखता है और चिंता में उसके हाथ छोड़ देता है, उससे पूछता है क्या तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो। रोज कहती है अरे नहीं मैं तो ठीक हो चुकी हूँ, देखो मेरे डॉलर वाले कितने चमक रहे हैं ना। और मैं बोला ठीक कैसे ना होती, आपने इतनी गुणवत्ता वाली जड़ी बूटी जो दी है मुझे तो उससे तो मैं ठीक होना ही था। वैसे अगर मैं ज्यादा चल फिर ना करूँ तो और ज्यादा तेजी से मैं दौड़ने लगूंगी कुछ ही दिनों के अंदर। जबकि मनी मन सोच रही थी देखो तो मेरा कितनी ज्यादा टेंशन कर रहा है। तब क्राउन प्रिंस से कहता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ही जल्दी ठीक आ रही हो, ये तो अच्छी बात है। और एक ईवेल से स्माइल देता है, जो उसका स्माइल देख के कहती है कि मुझे ऐसा फीलिंग क्यों आ रही है कि ये मुझे कच्चा चबा जाएगा अब। जबकि क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि ठीक है फिर अगर तुम ठीक हो ही चुकी हो तो हम 3 दिन के अंदर काम में लौट रहे हो। इसे सुनकर बेचारे सिलेंडर कर देती है। वो कहती है काश मैं इसकी शिकायत उच्च दर्दियों के मिलिट्री के पास कर पाती तो कितना ज्यादा अच्छा होता, तो मुझे चाइल्ड लेबर की तरह काम कराते जा रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मीला काफी ज्यादा हैरान हो रही थी क्योंकि उसने रोज से सुना था कि योर हाइनेस ने रोज के ऊपर और 2-3 औषधियों का इस्तेमाल किया था। रोज मेरी जान, यहाँ पर छुट्टी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात वो है कि जो एक बोतल औषधि का कीमत है ना वो तुझे शायद से नहीं पता। रोज सोचते हुए कहती है कि मैं इसके बारे में चिंता कर रही हूँ, मुझे पता है कि जो एक सोने का सिक्का होता है वो हमारी कोरिया में 1 मिलियन के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर एक बोतल औषधि की कीमत से सोने के सिक्के हैं। तो यानी कि उसने मेरे ऊपर कुल 9 बोतल का इस्तेमाल किया था और 2 अलग जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया था। कि अगर हम लोग सब कुछ जोड़ दे तो हमें यहाँ कुल 66 मिलियन वन मिलता है। क्या बंदा मुझे चाहता है, मुझे प्यार व्यार तो नहीं करने लगा, इतने पैसे मेरे ऊपर खर्च कर दिया। देखो यहाँ पर ये तो पैसा पानी की तरह बहा रहा है। अगर मेरे पास कुछ ज्यादा पैसे हो जाते तो मैं कभी भी अपने पैसों को खर्च नहीं करती, बिना पैसों के मैं यहाँ पर सर्वाइव करने की कोशिश करूंगी और मैं यहाँ पर पूरे 10 मिलियन बचा के रखूंगी। अब बच्चे तो काफी तो डिप्रेशन में पड़ जाती है। वो मिला से कहती है मिला तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहाँ पर ओवर टाइम के काम के पैसे मांगूंगी तो क्या ये मेरे गर्दन उड़ा तो नहीं देंगे। तब मिला उससे कहती है अरे लेकिन ये ओवर टाइम क्या चीज है, मुझे भी जानने का मौका दो थोड़ा सा, मैं तो काफी ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ये दोनों जम के काम कर रही होती है। मिला उससे पूछती है क्या काम पूरा खत्म हो चुका है। रोज कहती है अरे काम कैसे खत्म हो चुका है, बकवास बंद बंद करो, अभी बहुत सारे काम है। और ना जाने ये लोग कब से मासिक और महीने का हफ्ते का वेतन देना स्टार्ट करेंगे। इन लोगों के पास तो कोई वेतन देने का सिस्टम ही नहीं है। ना जाने कितना काम है और कितना काम करना पड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द अपने घर जाना है भाई, मैं यहाँ पर काम कर करके मर जाऊंगी, मैं यहाँ पर काम क्यों कर रही हूँ। तब मिला उससे कहती है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, आज मुझे कहीं से पता चला था कि आज हमारा वेतन डे है, यानी कि सब काम मिला के जितने सारे हमने काम किया उसके पैसे आज हमें मिलने वाले हैं। सुन के रोज के तो आंखें चमक जाती है। वो कहती पैसे, मुझे पैसे ही तो चाहिए यहाँ पर। कहती है हाँ बहन कितना ज्यादा खुशी मिल रही ना, ये हमारा फर्स्ट वेतन होने वाला यहाँ पर काम करने के बाद। रोज मिला से कहती है तुम इतने सारे पैसे को लेकर क्या करोगे, क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है। तब मिला कहती है कि नहीं अभी तो फिलहाल तो सोचा नहीं है। तब रोज उससे कहती है तुम पैसों को लेकर अपने दिमाग में क्या सोचती रहती हो हर टाइम पर, तुम काफी ज्यादा हैप्पी लगती हो हर टाइम पर। रोज कहती है हाँ ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि सामने अभी अच्छा एक फेस्टिवल आने वाला था जिस बात से मुझे और भी ज्यादा हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है। तब रोज कहती फेस्टिवल, लेकिन ये कौन सा फेस्टिवल है। तब मिया उसे कहती करे हाँ वहाँ पर काफी अच्छा फेस्टिवल होता है, वहाँ पर खाने पीने का सामान काफी अच्छे तरीके से मिलता है। वैसे काश मैं इस टाइम पर तुम्हारे साथ जा पाते, लेकिन इस हफ्ते मेरे पास बहुत ज्यादा काम है और मैं काम में कुछ ज्यादा बिजी हूँ। पीछे से एक आवाज आता है, वो कहते हैं क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी। रोज जब पीछे मुड़कर देखती है तब उसे मालूम पड़ता है ये तो एरन है। रोज जब एरन की तरफ देखते है वो कहती है कि ये जो एरन है वो काफी अच्छा लड़का है, पोलाइट है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें है जो मुझे बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगती है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि जब मैं नॉवेल पढ़ रही थी तब इस नॉवेल के अंदर ये वाला कैरेक्टर कभी था ही नहीं। शायद ऐसा इसलिए भी हो रहा होगा क्योंकि शायद से कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। जबकि एरन एक सर्वेंट है जो एक क्राउन प्रिंस के पैलेस पर एक सर्वेंट ग्रुप में काम करता है। मुझे इस लड़के के बारे में कुछ थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब इसके ऊपर मुझे थोड़ा थोड़ा शक होता है। अगली बार कैसे इसने पूछा था क्या तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। जबकि एरन रोज से कहता है अरे रोज पगली मैंने तुमसे क्या पूछा, कल तुझे जाना है कि नहीं जाना। तो रोज कहती है हाँ कल मुझे लेने आ जाना। एरन कहता है ठीक है कल मैं तुझे ईस्ट गेट पर मिलूंगा, वहीं पर मिलना, हम दोनों जाएंगे कल घूमने के लिए मेले में। वो तो काफी हैप्पी हो जाता है। वो कहता है वाह मैं तो एक गुलाब वाली, अरे नहीं मेरा मतलब है कि गुलाब जैसे दिखने वाली लड़की के साथ कल मेले में जाऊंगा घूमने के लिए। जबकि रोज मनी मन सोच रही थी कल मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा सामने ला दूंगी, लेकिन असल में तो बेचारी अपने कमरे में अधमरी हालत में पड़ी थी। अरे बाप रे, मैं कैसे पता करूंगी कि उसका असली पहचान है कौन, क्योंकि मुझे तो उसे ढूंढते ही नहीं मिल रहा। जबकि मैंने दूसरे मेट से भी पूछा कि एरन के बारे में कुछ बताओ, तो उन लोगों के पूछने से भी मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं पड़ा। एक नौकरानी तो कह रही थी वाह एरन कितना अच्छा है, उसने मेरे कपड़े उठाने में मदद की, कपड़े की बाल्टी, बहन इतना कमजोर थी क्या तू। जब सेकंड बंदे से पूछा तो वो कहता है कि एरन तो काफी ज्यादा चतुर लगता है, वो किसी भी टाइम पर महल से बाहर निकल जाता है आराम से। वैसे तो मुझे यकीन नहीं है, लेकिन क्या मैं उस इंसान के ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर सकती हूँ। एरन को छोड़ के बस मेरे पास एक लास्ट स्थान है जहाँ पर मुझे जांच पड़ताल करनी चाहिए।
जिसके बाद वो डायरी की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने अपने लास्ट टाइम इन्हीं दोनों मटर जैसी आंखों से इस बुक के ऊपर देखा था कि ये डायरी मुझे बचाने के लिए अपने आप को मिटा रही है, यानी कि अपनी आप लिखावट को पूरी तरीके से मिटा दे रही है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये डायरी असल में है क्या चीज। लेकिन एक चीज तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम पड़ गई है कि मुझे जो भी चीज की जरूरत होती है वो डायरी मुझे लाके दे देती है। तब वो डायरी से कहती है कि मुझे एरन के बारे में जानना है कि एरन असल में है कौन। तब वो डायरी चमकने लगती है और उस डायरी में लिखावट आती है, मैं आज फिर से मेलोडी से मिली, उसने मुझे एक पाउडर से वाली एक छोटी सी थैली दी थी। ऐसा लगता है कि इसे एक एकलग्न नाम के पेड़ के रस को कुचलकर बनाया गया है, कि एक दुर्लभ प्रजाति है और वो केवल उत्तरी हिमालय के पर्वतों में ही उगती है। और जो लोग भी एकलग्न पेड़ के रस को पीते हैं उन्हें सच बोलने की एक मजबूर आदत पड़ जाती है। और मैंने उस थैली को अपने बेड के एक मेज के निचली दराज में रख दिया है। जब रोज जाकर देखती है तब वो थैली उसे मिल जाती है। वो कहती है, सच में मैं तुम्हें कभी भी नहीं समझ सकती। जबकि वो किताब से पूछती है, जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं तुमसे कुछ और भी पूछना चाहती हूँ, क्या वो जो भूरे बाल वाली लड़की थी क्या वो सेरिना है? जब मैं उधर की साइड से आ रही थी तभी मैं एक लड़की से टकराई, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सेरिना ही थी जो कि इस नोवेल की मेन किरदार थी। लेकिन वो डायरी रोज को कुछ भी नहीं बताती। रोज कहती, मुझे पता है तुम बस ये बात अपने तक ही रख रहे हो। जबकि वो सोच रही थी ये डायरी मुझे तभी कुछ बताती है जब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं वो काफी अच्छे कपड़े पहन के पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। उसका पहला प्लान ये था कि वो टेरर के मोनर में जाए, वहाँ पर जितने सारे गार्ड थे उनसे पूछे कि ये सेलिना है कौन। जबकि उसका सेकंड प्लान ये था कि उसे एरन को उसी पेड़ का रस को पिलाना था ताकि वो सच बोल दे। जबकि बस उसके पास 3 दिन ही बचा है, इसलिए उसका एक एक सेकंड बहुत ही ज्यादा कीमती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टेनर के महलों के गेट कीपर के पास जाते हैं, उनसे कहती है कि अरे एक्सक्यूज मी सर, क्या आप लोग भूखे होंगे? और वो उनके लिए खाना लेकर आई थी, बहुत ज्यादा टेस्टी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो दोनों गार्ड आराम से खाना खा रहे थे। गार्ड कहते हैं, अच्छा तो तुम यहाँ पर अपनी बड़ी बहन के बारे में जानना चाहती हो कि यहाँ पर क्या करती है? उसके कहती है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, क्योंकि मैं उसके बारे में काफी ज्यादा चिंतित हूँ। वो गार्ड रोज से कहता है कि मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी अजनबी को टियानेल के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता कि रोज उनके ड्रिंक में कुछ मिला रही होती है। जिसके बाद वो ड्रिंक ऑफर करते हैं, उनसे कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस जानना चाहती थी कि यहाँ पर हम जिसको सेवा करते हैं वो लोग कैसा महसूस करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे यकीन है कि मेरी बहन यहाँ पर एक यंग लेडी की सेवा करती है। जबकि वो आदमी उस पूरे ड्रिंक को पी लेता है, जिससे रोज काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो गार्ड जो के ड्रिंक पी लिया था वो रोज को बताता है कि अरे लेकिन ड्यूक की तो कोई बेटी है ही नहीं है। तब वो कहता है अरे मैंने क्या बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये सुनकर रोज बहुत काफी ज्यादा हैरान होती है कि क्या डुक की कोई बेटी नहीं है, तो फिर वो लड़की कौन थी? जिसके बाद अच्छा खाना खाने के लिए वो लोग रोज को थैंक यू बोलते हैं और रोज वहाँ से अलविदा करती है। जिसके बाद रोज काफी सारे लोगों से पूछताछ करती है सेलिना के बारे में, लेकिन किसी को भी यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम था। जबकि क्रिम्सन ने रोज को साफ साफ बता दिया था कि ड्यूक यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ड्यूक ने उसे इतनी अच्छी तरीके से छुपा दिया कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता? ड्यूक ने कैसे लेडी को छिपा कर रखा है जो कि दिखने में सेम टू सेम उसकी जैसी है। फिर भी अजीब बात है कि उसका कहीं पर भी कोई भी अता पता नहीं है। मुझे पूरा यकीन है मिस्टर किम्सन की खुफिया जानकारी में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन आखिरकार सेलिना है कहाँ पर? मेरा सर तो दुखने लगा। मम्मी पापा मेरा छोटा भाई, मुझे अपने घर जाना यार। मेरी प्लानिंग तो ये थी कि मेल लीड और फीमेल लीड को मिलाने के बाद मुझे अपने घर जाना था, जहाँ पर मैं अपनी शांति से अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ, मेरे इतने सारे कमाई के पैसे। लेकिन अगर मैं कहानी को ऐसे ही रहने दूँ तो क्या प्लॉट में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, या फिर कहानी ऐसी कैसे रह जाएगी और मेरा घर जाना भी कैंसिल? काश मुझे ये मालूम होता कि कहानी शुरू होने से पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तभी वहाँ पर एरन आता है और रोज को देखते हुए कहता है कि अरे वाह, तुम्हें मुझे इतनी याद आ रही थी कि तुम इतना जल्दी यहाँ पर आ गई हो। वैसे मुझे भी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई, देखो मैं कितना ज्यादा खुश हूँ तुमसे मिलकर। क्या तुम बहरे बहरे हो गए हो? मैंने बोला ना कि मुझे तुम्हारी कभी भी याद नहीं आती और नहीं कभी आएगी। हाँ मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। क्या तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनी हो? बताओ बताओ। हाँ पगला कहीं का, जैसे मन करे वैसे सजो, मुझे क्या। अच्छा वैसे रोज, क्या तुम इस फेस्टिवल में फर्स्ट टाइम आई हो? वैसे क्या तुम यहाँ पर कुछ खास करना चाहोगी? नहीं वैसे बिल्कुल भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। जबकि वो कुछ सोच रही थी अपने हाथों में उसी शीशी को लेकर, और वो एरन से कहती है क्यों ना हमें कुछ खा लेना चाहिए। तब एरन उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ड्रैग करके कहीं पर ले जाने लगता है और उसे कहता है कि अच्छा तुम्हें भूख लगी है ना, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह जानता हूँ जहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे से खाना खिला सकता हूँ। अरे रुको, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? अरे रोज मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें अच्छी जगह पर ले जाऊंगा खाने के लिए। तुम्हें भी पता है कि जब बात रास्ता दिखाने की बारी आती है तब तुम मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो, है ना? जबकि रोज उसकी ओर देखते हुए सोच रही थी आखिरकार ये लड़का है कौन
जबकि हम देखते हैं जब वो लोग बाजार में जाते हैं तो एरन को सारे लोग यहाँ पर जानते थे और सारे लोग एरन से काफी ज्यादा खुश थे और एरन को कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो लड़की आई है वो है कौन। और बाजार के सारे लोग अपना अपना ब्रेड खाना कुछ भी वो एरन को दे रहे थे, वो भी मुफ्त में। ये देख कर तो रोज कहती है बाप रे ये लड़का है कौन आखिरकार। अब काफी सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वो जाने लगता है। रोज उसे देखती हुई सोच रही थी कि अब मुझे समझ में आया कि शुरुआत से इतना ज्यादा मिलनसार क्यों है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरन रोज को एक रेस्टोरेंट पर लेके आता है। उसे कहता है कि देखो यहाँ पर खाना बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है और यहाँ पर खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। भले यहाँ पर भीड़ कम हो लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम यहाँ के खाना खा के ना नहीं बोलोगी। जब वे लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तब वहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है। वो एरन को देख के कहती है अरे एरन तुम इतने दिनों बाद, काफी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, कहाँ आजकल बिजी रहते हो। वैसे कि तुम्हारे दादाजी ठीक है। एरन कहता है कि अरे हाँ बिल्कुल मेरे दादाजी ठीक है और वही पुराना पुराना वाला खाना जो है 2 बियर के साथ। तब वो ओल्ड लेडी रोज को देखते हुए कहती है एरन के अरे एरन बताओ बताओ ये तुम्हारे बगल में जो सुंदर सी लड़की खड़ी है वो कौन है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। एरन कहता है कि अरे नहीं नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। जबकि रोज उसे देखते हुए सोच रही थी कि ये लड़का कभी भी सीरियस नहीं रहता, पगला कहीं का, मेरा दिमाग ही खराब रहता है कि मैं इसको कभी भी सीरियस समझ नहीं पाती। सीरियसली इस पागल इंसान का असली पहचान है क्या। मैंने काम पर भी जांच पड़ताल किया था, इसका काम है भी टॉप लेवल का काम है, मतलब कोई भी जासूस ही नहीं। लेकिन फाइनली आज मैं उसका राज को जानने वाली हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एरन खाने के मेनू देख रहा था। उसी मौके का फायदा उठा के रोज उसके बियर में कुछ मिला देती है, यानी कि उसी जड़ी बूटी को मिला देती है। तब एरन ताली बजाते हुए रोज से कहता है कि मुझे यकीन है कि मैंने जो जो ऑर्डर किया है तुम्हें खाने में पसंद आएगा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मालूम कि यहाँ पर क्या क्या बिकता है, इसलिए मैंने सब कुछ अपने से मंगा लिया। रोज कहती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन क्या हम सब इतना सारा खाना खत्म कर पाएंगे। एरन कहता है कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है कि तुम्हारा छोटू सा पेट है, चिड़िया जैसे पेट में कितना ही खाना खा लोगी। रोज कहती है मैं छोटी नहीं हूँ बल्कि तुम लंबे हो। अच्छा ऐसी बात है, खैर कोई बात नहीं, वैसे आज तुम यहाँ पर दावा उड़ा सकती हो और मुझसे भी लंबा हो सकती हो। तो बियर का ग्लास उठाता है और पूरा गटक जाता है। उसके तेरे वाह यही तो मैं चाहती थी। वैसे एरन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। एरन का तुम्हें उस टाइम का बात याद है जब मैं बिस्तर पर पड़ी थी चोट लगने के बाद, तब मैं अपने वेट पर थी और तुम वहाँ पर आके पूछ रहे थे क्या मुझे वो मिला जिसे मैं ढूंढ रही थी, तो इसका मतलब तुम्हारा क्या था, तुम किस बारे में बातचीत कर रहे थे। तब एरन कहते हुए कहता है कि अच्छा उस दिन की बात, मैं उस दिन इसलिए पूछ रहा था, मैं बोल रहा था कि अच्छा छोड़ो मैं बताता हूँ। मैं उस दिन इसलिए पूछ रहा था कि क्या तुम थर्ड प्रिंस का जो ऑक्शन का जो नीलामी का सबूत है वो ढूंढ रही हो। वह सुनकर रोज हैरान हो जाती है, क्या मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। एरन कहता है कि हाँ इसलिए तो तुम उन निमंत्रण पत्र को रखना चाहते थे है ना, लेकिन जिस तरीके से तुम घायल हुए थे मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता था कि योर हाइनेस वहाँ पर आने की योजना बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि थर्ड क्राउन प्रिंस का वहाँ पर उम्मीद कद से ज्यादा था और वो उम्मीद कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल था। रोज कहते हैं 1 मिनट रुको, ये बताओ मुझे कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे मालूम। तब एरन कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं क्रिम्सन का पोता हूँ और मैं और मेरे दादाजी हमेशा इन सब चीजों का साझा करते रहते हैं, इसलिए मुझे चीज मालूम है। तब ये बात सुनकर वो जोर से चिल्लाती है, वो कहती है कि तुम क्या ना कह चाहते हो, मतलब तुम उसके पोते हो। एरन कहता है हाँ हाँ तुम्हारा चेहरा देखने लायक है रोज, वैसे तुम्हारा चेहरा पता है बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्या तुम्हें उनमें और मुझ में कोई थोड़ी सी मिल मिलाव नहीं लगती, मतलब देखो मेरे बाल उनकी दाढ़ी है ना समथिंग समथिंग। रोज कहती है हाँ बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम दोनों की मूछें मतलब तुम्हारे दादाजी के दाढ़ी और तुम्हारे बाल तो सेम ही है। चलो ठीक है कि तुम उसके पोते हो इसलिए तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से मालूम था, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुम मुझे ये बात अभी क्यों बता रहे हो। एरन कहता है क्योंकि तुमने कभी मेरे से मेरा पूरा नाम पूछा ही नहीं है। रोज कहती है हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुझे ठग लिया गया हो। जबकि रोज सोचने लगती है कि हाँ बात तो सही कह रहा है, जब उसने मुझे क्रिम्सन बुक स्टोर के पास ले गया था तो उसे उसके रास्ते के बारे में मालूम था और वो हर काम चतुराई से करता है। लेकिन अगर इसके दादाजी एक खुफिया डीलर है तो ये बात और भी ज्यादा सच होने वाली है, क्योंकि ये बात सच है कि वो जो बता रहे हैं वही सब सच है। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं कुछ चीजें खो रही हूँ। तब एरन से कहता है कि रोज तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। रोज कहते हैं कुछ नहीं चल रहा, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बताओ कि तुम क्राउन प्रिंस के पैलेस पर काम क्यों कर रहे हो। तब एरन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बिजनेस के अंदर अपना दिमाग लगाना नहीं चाहता हूँ। ये काफी ज्यादा परेशानी वाला और थका देने वाला काम है, इसके अंदर दिमाग भी लगाना पड़ता है और ये काफी ज्यादा बोरिंग है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
तब रोज उसकी बातें सुन के सोच रही थी कि मुझे लगा था कि वो उस टाइप का इंसान होगा जो कि इन खुफिया कामों में मिश्रित है, लेकिन ये बात भी सच है कि उसने एलंगन पेड़ का जूस पिया है, तो ये झूठ नहीं बोल सकता। जबकि एलन रोज से कहता है कि मुझे ट्रैवल करना काफी ज्यादा पसंद है, हाल फिलहाल में मुझे पता चला है कि ड्रैगन का लेयर कहाँ पर है। तब रोज कहती है अच्छा वो हाँ। जबकि वो मनी मन सोच रही थी कि मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि उसे मेरे बातों पर बिलीव हो गया, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी वीडियो गेम का कैरेक्टर हो बेचारा। जबकि एलन रोज से कहता है क्या टाइम आने पर तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें सच में पसंद करने लगा हूँ। तब रोज कहती है अच्छा ऐसा वाला मैं क्यों करूंगी, और अपनी मनी मन सोच रही थी क्या इस बारे में वो ईमानदार है। जबकि वो घबराते हुए ड्रिंक को पीती है और सोच रही थी मुझे पता था कि ये शुरू से मेरे ऊपर दिलचस्पी रख रहा था, ऐसा क्यों था मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन अब मुझे घबराहट महसूस हो रही है। जबकि रोज जब ड्रिंक कर रही होती तब वे एलन उसे कहता है कि बाय द वे रोज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमने मुझे एलंगन पेड़ का जूस क्यों पिलाया। इसे सुन के रोज के मुंह में जो ड्रिंक था वो सीधा एलन के मुंह में थूक देती है। एलन अपना मुंह पोंछते हुए कहता है कि देखो रोज ठीक है अच्छी बात है, लेकिन तुम जो कुल्ला कर रही हो मेरे ऊपर वो शराब ऐसा मत करो। इसे सुन के रोज कांपने लगती है और कहती है कि हे मारो खाटू श्याम जी, ई को कैसे मालूम पड़ो। जिसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस ने किसी एक नौकरानी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और रॉयल से कहता है कि बस अब एक ही नौकरानी बची है जिसको मैं अपनी स्थापना समारोह में ले जा सकता हूँ। रॉयल कहता है कि जी और हाइनेस। जबकि यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहता है कि हमें उस कागजात को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना चाहिए, अगर वो कागजात खो गए तो हम थर्ड क्राउन प्रिंस के ऊपर जितनी सारी आरोप या जितने सारे बंदिशें यानी कि जितने सारे सबूत है वो सारे मिट्टी में मिल जाएगी और हम कामयाब होते होते हार जाएंगे। जब फिर क्राउन प्रिंस हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ, जब वो देखेगी तो उसके मुंह पर जो चेहरा बनेगा वो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता। अब वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सीन फिर से रोज पे शिफ्ट होती है जहाँ पर वो कह रही होती है अरे बाप रे अब मैं कैसे इससे आंखें मिला, मुझे तब उससे आंखें मिलाने में भी शर्म आ रही है, क्या मैं इसके लिए डिनाई कर दूं कि ये मैंने नहीं किया था। तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। अरे पक्का तुमने किया है, देखो मेरा जूस का रंग नारंगी और तुम्हारा जूस का रंग पीला है, जब ड्रिंक के साथ अरंगन का रस मिलता है तब उसका रंग पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वैसे तो इसका असर खत्म नहीं होगा, लेकिन सामने वाला जो इस ड्रिंक को पिएगा उसे मालूम पड़ जाएगा कि इसमें अरंगन का रस मिलाया गया है, तो अगली बार से सावधान रहना। है ये गुस्सा नहीं है, तो अगर तुम्हें ये पता था कि मैंने इसके ऊपर मिलावट किया है तो तुमने फिर इसे पिया क्यों। तब यहाँ पर एरन की आंखें चमक जाती है, लेकिन वो हंसते हुए कहता है कि अरे बस मैं तो इसलिए पिया क्योंकि मुझे कुछ फन चाहिए था। ये रोज देख लेती है और वो हैरान हो जाती है, वो स्तब्ध खड़ी रहती है। अभी मैंने उसकी आंखें चमकती हुई देखी, क्या मैंने गलत देखा। मुझे नहीं लगता कि मैंने गलत देखा, मैंने देखा उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। अब वैसे रोज तुम्हें ये अरंगन का रस कहाँ से मिला, क्या तुम क्राउन प्रिंस के घर के अंदर जो सीक्रेट तिजोरी है उसके अंदर से तुम इसे चुरा कर लाई हो। क्या तिजोरी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि क्राउन प्रिंस के रूम के अंदर एक सीक्रेट तिजोरी है। हाँ है ना, आई थिंक हाँ है मुझे पता है मुझे नहीं पता फिर। वैसे इन सब बोरिंग बातों में कुछ नहीं रखा है रोज, चलो खाना खाते हैं क्योंकि खाना भी ठंडा हो जाएगा और मैं बोर नहीं होना चाहता हूँ। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो खाना खाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने एक खुफिया डीलर के पोते के साथ अच्छा संबंध बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। इस दुनिया में मेरा कोई भी सपोर्टर नहीं है, मैं यहाँ पर अकेली और कोई भी मेरा साथ नहीं देना चाहता है और यहाँ पर मुझे जिंदा रहना होगा जब तक ये नोवेल की शुरुआत नहीं हो जाती। मुझे ऐसा करने के लिए जानकारी भी तो चाहिए, जिसके बाद वो लोग उस रियलिटी को बाय बोल के बाहर चले आते हैं और यहाँ पर बचने के लिए मुझे कई सारे पैतरे भी आजमाने पड़ेंगे, तभी जाकर मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगी। एरन हाँ रोज बोलो। मुझे माफ कर, मुझे माफ करना, मैं सच में दिल से माफी में चाहती, मुझे ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे ड्रिंक में वो मिलाना नहीं चाहिए था, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा, प्लीज मुझे माफ कर देना। जबकि साइड के लोग कह रहे होते हैं लगता है लवर है, लवर लोगों में तो झगड़ा वगैरह होता ही रहता है। देखो एरन मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और मुझे पता है कि तुम सच में अच्छे हो, तो बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ कुछ परीक्षा ले लूँ ताकि मुझे पता चले कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो। सच में मेरा दिल में बिल्कुल भी छोटा सा भी खेद नहीं था, बस मैं चाहती थी मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं रोज, बस होता रहता है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ये तो काम कर गया। ओह तुम सच में मुझसे मैड नहीं हो, तुम कितने ज्यादा अच्छी हो। अरे हाँ मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा, मैं तो बस ऐसा ही चिल्ल हूँ भाई, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम खुश रहो। लेकिन अब की बार से तुम मुझे धोखा नहीं दोगे है ना रोज।
रोज उसकी ये वाली चेहरा देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है कि मेरी हड्डी तक मुझे ठंडक महसूस हो रही है। अरे रोज देखो, सामने की तरफ कुछ फ्रूट मिल रहा है, मैं उसे खरीद कर लाता हूँ, तब तक तुम यहीं पर इंतजार करना। रोज उसकी ओर देख ही रही थी, तभी उसके साथ किसी लड़की का धक्का लग जाता है और उससे माफी मांगती है। लेकिन जब वो उस लड़की की तरफ देखती है तब वो हैरान हो जाती है। वो लड़की भी रोज को देखे काफी ज्यादा हैरान थी। इससे पहले कि रोज उसे बुला कर कुछ पूछ पाए या फिर कुछ कर पाए, वो लड़की उस भीड़ के अंदर गायब हो जाती है। तब यहाँ पर एरन भी आ जाता है। वो कहता है कि मैं फ्री का यहाँ पर फ्रूट भी लेके आया था तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उस तरफ क्या ढूंढ रही हो, क्या कुछ हो गया है? एरन, क्या तुम मुझे किसी को ढूंढने में मदद कर सकते हो? जिसके बाद नेक्स्ट में कहती है, तो आप मुझे कहना चाहती हो कि आप मुझे उस फेस्टिवल में लेके जाओगे? तब क्राउन प्रिंस से कहता है कि क्या तुमने मुझे सुना नहीं? मैंने एक ही बार 2 बार कहा है, मैं बार बार नहीं कर सकता, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। अरे मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन क्या आप रॉयल को नहीं ले जा सकते? रॉयल के पास काफी सारे काम है, उसके पास मेरे साथ जाने के लिए कोई टाइम नहीं है, समझी? तो बाकी नौकरियानियों को क्या हुआ, उनको अपने साथ लेके जाओ। फाउंडिंग फेस्टिवल में बस नोबल लोग ही जा सकते हैं। फाउंडिंग फेस्टिवल ये वो दिन है जहाँ पर लोग फोर्सनियर साम्राज्य के शासक देवता केमिसिस का पूजा करते हैं और उनके सम्मान करते हैं। और इस दौरान जो मॉरिशस की राक्षसी सेना है उनको ठिकाने लगाने के लिए ये सब किया जाता है। खैर, वैसा ये कहते हैं, लेकिन हकीकत में ईसाइयों के लिए राक्षस शिखर पार्टी है। लेकिन अब मुझे वहाँ पर लेके जाना क्यों जाता है? मैं हमेशा से इतना ज्यादा काम क्यों करती हूँ, जबकि ये कंजूस मुझे ज्यादा पैसे भी पे नहीं करता। लेकिन मैं भी रिचैन हूँ। मैं इस नोवेल के अंदर रोज नाम की लड़की के बॉडी के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल गई हूँ। अरे मालकिन, मैं आपकी टोपी इधर, आप मुझे भूल गई हो। हेलो हेलो मालकिन, इधर पीछे तो देखिए। ए लड़की, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? ये पकड़ो इसे। हाँ जी योर हाइनेस। इस कागज को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाने पड़ेगा, जहाँ पर मैं आलसी की तरह अपनी छुट्टियों के दिन में पड़ी हुई थी। और जब मैंने मेन लीड का शेड्यूल देखा तो मुझे उसमें थोड़ा सा गड़बड़ लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेन लीड का शेड्यूल को थोड़ा सा अच्छा कर दूं, ताकि इसका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। लेकिन इस खड़ूस इंसान ने ये देख लिया और मुझे बोला कि तुम्हारे हाथ में जो भी कुछ है मुझे दिखाओ। अब दिखाना तो पड़ता ही, क्योंकि वो तो मेरी योर हाइनेस है। लेकिन इस खड़ूस इंसान को मेरा शेड्यूल पसंद आया, उसने कहा कि इसे फिक्स कर दो। लेकिन अब मुझे खुद के ऊपर ही रोना आ रहा है कि मैंने ये काम क्यों फिक्स किया था। ये तो आधुनिक लोगों का काम है, यहाँ पर कैसे काम कर गया। और मैं अब एक मेरे लीड के नौकरानी के साथ साथ अब मैं उसके सारे काम में हाथ बटा रही हूँ, मतलब जबरदस्ती का, चाहे मुझे करना भी ना हो। मैंने ऐसा क्यों किया था? वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कि उसको मेरा काम इतना ज्यादा पसंद आएगा और मैं उसकी विश्वास को जीत पाऊंगी। लेकिन ये भाई, ये थोड़ा सा कम काम देना नहीं मेरे को बहुत ज्यादा काम का प्रेशर पड़ रहा है। और मेरा मानना ये है कि आप किसी भी दुनिया में हो, अगर आपका काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है, आपने सही समय पर उस काम को अच्छी तरीके से निपटा लिया, तो आपके ऊपर उसके बाद वाले दिन और भी ज्यादा काम का अधिक चाप पड़ेगा। अमेजिंग तो हूँ, लेकिन काम का प्रेशर अब ज्यादा हो चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी मैंने इस दुनिया के बारे में कुछ ऐसी चीजें सीखी थी जो कि मैंने नोवेल में पढ़ने के बाद भी मुझे पता नहीं था। क्योंकि यहाँ पर धर्म को सबसे ऊंचा माना जाता है, और यहाँ पर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस टाइम पर देवता यहाँ पर सच में होते थे। पृथ्वी पर लोग बस अपने मान्यता के हिसाब से भगवान को पूजते हैं। उनको लगता है कि भगवान हो भी सकता है, कुछ लोगों को लगता है कि वो नहीं भी हो सकते। देखा जाए तो ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग उतना कुछ मानते नहीं। लेकिन इधर इस दुनिया में लोग भगवान को पूरी तरीके से मानते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी औषधियाँ भी है जो की खतरनाक से खतरनाक घावों को भर सकते हैं और बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और मैजिकल पावर जो की इस दुनिया को लगती ही नहीं है, लेकिन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वैसी पावर यहाँ पर मौजूद भी है। इसलिए यहाँ के टेम्पल की जो ताकत है वो यहाँ पर शाही परिवार के ताकत के बराबर है। सच कहूं तो उन मैजिकल पावर का प्रभाव और भी ज्यादा होता है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर शाही फैमिली यानी कि जो नोबेल फैमिली, यहाँ पर किसी भी इवेंट को, जो कि नोबेल इवेंट होता है, वो सारे इवेंट में तुम्हें भाग लेना जरूरी है। और फाउंडिंग फेस्टिवल ये बस पर्वतों के ऊपर ही किया जाती है, और यहाँ पर राक्षसों को मारने की कहानी बहुत ज्यादा खास होती है और तुम्हें इसमें भाग लेना ही पड़ता है। ये फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि यहाँ के एम्परर के सम्मान के तौर पर किया जाता है राक्षसों को भगाने के लिए। लोग कहते हैं कि ग्रेट सम्राट केमिसस ने सबसे खतरनाक मोरियस राक्षस को मारा था और उसे एक अंडरग्राउंड जेल में बंद कर दिया गया था। इसके बाद ही अर्थ के ऊपर लाइटनिंग चमक रही थी, और इस कहानी के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि मोरियस यहाँ पर हारा नहीं था। मुझे तो ये डाउट हो रहा है कि मोरियस को एक दुष्ट देवता कहे जाना एकमात्र कारण ये है कि वो बस लड़ाई के दौरान हार गया था। वैसे भी जब अंधेरे का देवता मोरिशस यहाँ पर सील हो रहा था, तब उसने अर्थ के ऊपर एक कर्ज डाल दिया था। कि वो कर्ज उसने फंडिंग फेस्टिवल के दिन ही डाला था, और इस कर्ज के कारण मेरियल पर्वत में काफी सारे राक्षसों का जो संख्या थी वो बढ़ गई थी। ये भी हो सकता है कि केमिसस और मोरिशस का जो दोनों का ग्रेव है वो शाही महल के अंदर ही कहीं पर छुपा के रखा गया होगा। यहाँ पर इस शाही महल में ये भी लागू हुआ होगा कि जो भी इस लड़ाई के दौरान जीतेगा वहाँ पर इसे शाही राजकुमार बना दिया जाएगा। लेकिन ये बस ऐसे ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर मॉन्स्टर को खत्म भी करना पड़ेगा और खुद को साबित करना पड़ेगा।
तो मुझे पता है कि कैलिकस वहाँ पर आम लोगों को तो नहीं ले जा सकता फेस्टिवल का अंदर, क्योंकि वहाँ पर बस नोबल फैमिली भाग ले सकती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि साला ये नोबल हमेशा एक नौकरानी की वो इसमें ढकेल क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पर नौकरानी को कोई काम होना तो नहीं चाहिए था। ये नोबल लेडी जो कि बाकी नोबल के हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर मैं क्यों आ जाती हूँ बीच में टपक के। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर काफी कुछ चल रहा है, तुम साफ साफ हमें बता सकती हो। ओ योर हाइनेस, हाँ बोलो, साफ साफ बोलो। लेकिन योर हाइनेस, मुझे पता है कि ये जो नोबेल समारोह होने वाले हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ ये समारोह नोबेल फैमिली के काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समारोह है, तो मुझे यहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। जबकि मन ही मन कर रही थी कि इन पागलों के बीच में रहकर मैं खुद ही पागल हो जाऊंगी एक दिन। देखिए मेरे प्यारी योर हाइनेस, अगर मैं वहाँ पर गई और शाही नोबेल में कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं वहाँ पर इतने ज्यादा कमजोर हूँ कि मेरे पास बस गड़बड़ ही गड़बड़ होना है, और मुझे कुछ आपसे उम्मीद भी नहीं है, ना ही मुझे आपसे उम्मीद रखना चाहिए। है क्या बोल रही हूँ मैं? मेरा मतलब है कुल मिला के मैं जाना नहीं चाहती है। तो योर हाइनेस, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप इसके बारे में जरूर एक बार सोचिए प्लीज। क्राउन प्रिंस की ये वाली हरकतें देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अजीब महसूस करता है, इरिटेट हो जाता है, और वो समझ नहीं पाता कि ये लड़की करना क्या चाहती है। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला, लेकिन ये चुपचाप क्यों बैठा है? तब क्राउन प्रिंस से पूछता है कि तुमने इतना घटिया भाषण देना कहाँ से सीखा, मुझे ये बताओ। रोज अपने मन के अंदर कहती है, और कहाँ, टीवी से। देखो तुम मुझे जो भी जवाब दोगी यहाँ पर मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारने वाला हूँ, तो तुम बेझिझक होकर अपना बात यहाँ पर कह सकती हो। अच्छा, तो मैं जो भी यहाँ पर कहूँगा वो मुझे मारेगा नहीं? शायद से मैं अपने आकर्षण से उसे इम्प्रेस करने में कुछ सक्षम हो चुकी हूँ, मतलब मेरा मतलब है कि मैं उसको शायद से इम्प्रेस कर चुकी हूँ। ये लड़की क्या खड़े खड़े तुम्हें सांप सूंघ गया है? क्या तुम मेरा आंसर दोगी? मैं इसको कैसे समझाऊं? योर हाइनेस, मैंने ये सब भाषण मैंने एक बॉक्स के अंदर से सीखा है, जहाँ पर एक छोटे छोटे इंसान होते हैं जो नचन कूदन करते हैं। कैसे समझाऊं इस पगलेट को? क्या तुम सच में मरना चाहती हो यहाँ पर? जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है ये कैरेट से रोज निकलती है काफी ज्यादा सुंदर कपड़े पहनकर, और वो जैसे महल के अंदर जाती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि महल काफी ज्यादा बड़ा था। तभी उसे एक लड़का देखने को मिलता है जिसकी आंखें भी लाल होती है। वो कहती है कि ये लड़का देखने में काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन ये मुझे किसी की याद दिला रहा है। क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? वैसे योर हाइनेस, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? क्राउन प्रिंस कहता है, हाँ वही है, वे थर्ड क्राउन प्रिंस है, इसलिए उसकी चापलूसी करना बंद करो। हैं कि ये तीसरा राजकुमार है? ए लड़की, क्या तुम मुझे ज्यादा कमजोर समझ रही हो उससे? अपनी जबान अच्छी तरीके से सोच समझ के खोला करो। अरे योर हाइनेस, आप तो बहुत ज्यादा महान है, आपसे ज्यादा क्यूट हैंडसम कोई नहीं है। आपके कंधे भी काफी ज्यादा चौड़े हैं, आप तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। आंखें आपकी अरे अरे समंदर से भी गहरा, और आप कितने अच्छे, ज्यादा पुरुषोत्तम महान मेरे हाइनेस हैं, और आप इतना अच्छे इंसान है कि मैं बता भी नहीं सकती। आपके सामने तो तुच्छ सा तीसरा राजकुमार कुछ भी नहीं है, वो तो एक लकड़ा है। मेरा मतलब है कि लड़का है जो मतलब मामूली सा लड़का है। हाँ, आप तो महान है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप मेरी बातों को समझे। कितना ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन अपनी बातों को बस जरा ध्यान रखना। इस बार मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अरे बाप रे, अगर ऐसे में करते रहे ना तो मेरे अपने काम के अंदर जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक तरीके से वो थोड़ा सा अच्छा बन गया है। बाय द वे, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर काट डालूं, तुम अपना ये बकवासी भाषण करना बंद कर दो। ठीक है, मैं अपने शब्द को वापस लेती हूँ। इसके अंदर दया की एक भी भावना नहीं है। कहीं का। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फाइंडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, और प्रिंसन का फोब जो होता है वो नया स्वॉर्ड थर्ड प्रिंस को देता है, और साथ ही में उसे काफी सारे पावर भी दिए जाते हैं, क्योंकि एक फैमिली फंक्शन होता है। जब प्रिंसेस स्वॉर्ड को लेने के बाद हेमल पर्वत पर जाता है, और माउंटेन में जाने के बाद वो मॉन्स्टर को ऊपर हमला करता है। व्हाइट ब्लेड ब्लैक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर मॉन्स्टरों को मारा जाता है। सही शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर एक प्रतियोगिता होती है कि कौन सा प्रिंस सबसे ज्यादा मॉन्स्टर को मारेगा, जो सबसे ज्यादा अधिक मॉन्स्टर को मारेगा यहाँ का सबसे योग्य प्रिंस माना जाएगा। जबकि धर्म के इस प्रभाव को देखते हुए मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस फेस्टिवल के दौरान टेम्पल के अंदर बहुत सारी जैसी पावर होती है जो कि उत्तराधिकारी के अंदर जाती है, जो यहाँ पर इस फेस्टिवल के अंदर मेन कैरेक्टर होता है। जाहिर सी बात है कि इस पावर का अधिकारी यहाँ पर वही प्रिंस होगा जो यहाँ पर प्राथमिक उत्तराधिकारी है, क्योंकि ये सेरेमनी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर जो प्रिंस होगा वो भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जब राजकुमार यहाँ पर हंट करने आएगा तो अपने साथ स्वॉर्ड भी और अपने साथ बहुत सारे योद्धा भी लेके आ सकता है, यानी कि उसका रक्षा करने के लिए बड़े बड़े मुस्टंडे भी ला सकता है।
की बात तो है कि रॉयली एकमात्र ऐसा इंसान है जिस पर हमारा मेल लीड सबसे ज्यादा भरोसा करता है, यानी कि आंख बंद करके बिल्कुल अंधा होके समय पर उठात क्राउन प्रिंस के दस्तावेज की रखवाली कर रहा है, जिसे हमने बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। और इतना सब कहने के बावजूद भी वो मुझे यहाँ पर क्यों लेके आया, जबकि मैं यहाँ पर एक नाइट भी नहीं हूँ। जिसके बाद आसपास के लोग काफी दफा फंसाने लगते हैं, अरे देखो ये तो क्राउन प्रिंस है, काफी टाइम हो गया इसको देखे हुए, बहुत दिनों बाद ये फेयर फेस्टिवल में आया है। अब रोज उन लोगों को देखते हुए कहती है कि जब से हम यहाँ पर पहुँचे तब से मैं लोगों के आंखों में नफरत ही देख पा रही हूँ। यहाँ तक मुझे लग रहा है सारे लोग कैलिकस के खिलाफ, कोई भी कैलिकस के साथ खड़ा नहीं है। इसलिए हमें बाहर जाना चाहिए और लोगों से अच्छी तरीके से बातचीत करना चाहिए और हमें कुछ अच्छे अच्छे दोस्त भी बनाना चाहिए। कैलिकस का बच्चा अगर बाहर जाता और अच्छे से लोगों से बात करता तो आज इसके दोस्त होते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे मन के अंदर ही अंदर कोस रही हो। है मुझे यकीन है कि योर हाइनेस आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कमीना कहीं का काफी ज्यादा तेज बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि मन के अंदर ही झांक लेगा। क्राउन प्रिंस रोज की तरफ देखता है और वो एक प्यारा से स्माइल करता है, क्योंकि उसे रोज पसंद आ रही थी शायद से। जिसके बाद घंटी बजती है और यहाँ पर इवेंट शुरू हो जाता है। पोप उससे कहते हैं कि एमरिसस के एक सच्चे सेवक के रूप में आपको अंधकार को दूर भगाने और दुनिया को प्रकाश का लाने के लिए बुलाया गया है और तुम्हें पेड़ के अनोखी शक्तियों के साथ ब्लेस किया जा रहा है। पोप अपनी मैजिकल पावर से उसे काफी ज्यादा पावर गिफ्ट करता है। जब वह कैलिकस रोज के कंधे के ऊपर हाथ रखता है, जब रोज पीछे मुड़ती है तब कैलिकस उसे बताता है कि एक दिव्य पावर है, यानी कि ये एक ऐसा मैजिकल पावर है जब मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करेंगे तब वो एक ही हमले से मरने से बच सकता है। और जब ये पावर मुझे मिल जाएगी तब तुम भी सुरक्षित रहोगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रोज कैलिकस की ओर देखने लगती है। कैलिकस कहता है कि ऐसे मुझे क्यों घूर के देख रही हो, जबकि रोज मन के अंदर सोच रही है क्या मुझे ऐसा इसलिए इसने कहा क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा नॉर्मल पेश आना चाहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर हाइनेस, आपने मेरे लिए भी इतना ज्यादा चिंता किया। कैलिकस अपना मुंह घुमा लेता है और उसकी ओर देखता भी नहीं है, जबकि रोज सोच रही थी अच्छा तो इसका मतलब वही हो, आशीर्वाद का मतलब वही होता है जब आपको पॉप ये आशीर्वाद देता है। सच कहूँ तो मैं तो इससे डरी हुई थी, लेकिन अब मुझे थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि अब मुझे मरने का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब उसे लग रहा था कि वो शांति से जिएगी, लेकिन उसका ये सोचना गलत ही हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बेचारी भारी भरकम सामान लेके पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई कर रही थी। अरे बाप रे कितना ज्यादा भारी है, भारी के मारे मैं तो यहीं पर मर जाऊंगी, राक्षस बाद में मारेंगे, मैं तो थकावट के मारे मर जाऊंगी। अरे मालिक मालिक पहाड़ इतनी खड़ी क्यों है, मैं गई। हेलो योर हाइनेस, हैं तुमने इतना भारी भरकम बैग क्यों उठा रखा है, इतने से तो तुम्हारी जान है, मुश्किल से अपना ख्याल रख पाती हो। अरे आपको नहीं पता इसमें तौलिया, गमछा, खाना पकाने वाला पैन, मिठाइयाँ, बहुत सारी बर्फी बर्फी, अरे मजेदार मिठाइयाँ, खट्टी मीठी गोलियां, मोजा और भी सारे कुछ था। और हाँ एक बेलन भी है। उफ ये लड़की ना कितना बेकार का सामान लेती है। बट ये बेकार नहीं है, मैं तो अपनी डायरी भी साथ लेके आई हूँ, अगर अचानक से कुछ हो गया तो। लेकिन सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मुझे अपने तनाव से बचने के लिए मुझे ये भारी भरकम पैकेजिंग करना ही पड़ा। अरे वो लड़की सूरज बहुत ही जल्दी डूबने वाला है, जल्दी जल्दी अपना हाथ पर चलाओ। और हाइनेस का बच्चा। लेकिन तभी कैलिकस उसका बैग ले लेता है। इसे देख कर रोज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या उसने मेरा बैकपैक ले लिया, ये बहुत चौंका देने वाली बात है। मुझे लगा था कि वो मुझे ऐसे ही छोड़ कर चला जाएगा आगे। ऐसा लगता है कि शायद से मैं मेल लीड के साथ कुछ ज्यादा ही आसानी से रहने लगी हूँ, लेकिन फिर भी जितना दूर मुझे पता है ये फिर से अनएक्सपेक्टेड नहीं होने वाला। लेकिन अगर सच बताऊं तो वो बहुत ज्यादा रूड है, अहंकारी है, बहुत ज्यादा एरोगेंट है। वो तो उसमें फूट फूट कर भरा है, एटीट्यूड तो पूछो ही मत। और मैं जितना भी कहूँ बहुत ज्यादा असभ्य बेकार कहीं का। उसका व्यवहार इतना ज्यादा खराब है कि और कोई भी दोस्त नहीं है। सामाजिक कौशल्य बहुत ज्यादा खराब है और लोगों को धमकाने की बहुत ज्यादा गंदी आदत है। और वो पूरी तरीके से हेडिंग पर्सन है, मतलब मेरा मन करता है कभी कभी उसका सर फोड़ दूं, इतना ज्यादा मतलब कोई कैसा हो सकता है। गंदी आदत तुम्हारे बोलने से पहले हमेशा कहता रहता है गर्दन उड़ा दूंगा ज्यादा बोलोगी तो। लेकिन फिर भी वर्तमान में कैलिकस फोर्स में इतना भी ज्यादा बदमाश और दुष्ट इंसान नहीं है जो कि उसे पागल तानाशाह कहा जा सके। लेकिन रियल नोवेल में तो कैलिकस ने अपनी हाथों से अपने भाइयों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। जिंदा रहने के लिए और अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए उसने पूरी तरीके से सबको खत्म कर दिया और लास्ट में जाके वो अंततः राजा बनी गया। लेकिन सच बताऊं तो मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसने फीमेल लीड को कैद कर रखा है जिसे वो काफी ज्यादा प्यार करता है। पहली नजर में उसका इतना अच्छा प्यार था, लेकिन उसने उसको कैद कर लिया, बाद में जाकर उसकी जिंदगी तहस नहस कर दिया। और फीमेल लीड को सहानुभूति और प्यार करने के खातिर रॉयल जो उसका इकलौता साथी था, सच्चा दोस्त था, वो भी उसने खो दिया। लेकिन कैलिकस अंदर उसे भी पूरी तरीके से मार देता है। लेकिन आखिरकार इन सब घटनाओं का कारण क्या है? क्या ये तब शुरू होता है जब उसने अपने भाइयों को खत्म करना शुरू कर दिया था। अब रोज उसे कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी कैलिकस को नजर में कुछ पड़ता है। कैलिकस रोज से कहता है कि देखो ये निशान काफी ज्यादा ताजे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पैरों को निशान गोबलिन्स को होंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है क्योंकि इस टाइम पर गोबलिन नहीं पाए जाते। क्या गोबलिन? गोबलिन यानी वही गोबलिन जिसको हम वीडियो गेम में खेलते हैं, काल्पनिक दुनिया के काल्पनिक गेम वीडियो गेम कैरेक्टर। नहीं ये सच में नहीं हो सकते, मतलब मैंने तो अपनी आंखों से कभी देखा भी नहीं जिंदगी में।
फिर कैलिकस बताता है कि ये जो गोब्लिन होते हैं वो मॉरिशस के इकलौते ऐसे गोब्लिन होते हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं और वो काफी ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। लेकिन रोज कह रही होती है मुझे अभी तक जहाँ तक पता था कि हम लोग तो रोमांटिक नोवेल के अंदर थे ना, लेकिन फैंटेसी नोवेल कहाँ से आ गई। तब कैलिकस रोज की तरफ देखता है और उससे कहता है हंसते हुए, क्या तुम यहाँ पर डरी हुई हो। जिसके बाद वो अपना हाथ देता है। रोज थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन वो कहती है कि वैसे इसने प्रॉमिस तो किया था मुझे रक्षा करने के लिए, वैसे वो निभा रहा है। लेकिन तभी कैलिकस कहता है कि देखो देखो जब तक वो नेता नहीं बन जाता तब तक डरने की कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ा सा अपना पैर जल्दी चलाओ और यहाँ से जल्दी चलाओ। रोज मनी मन सोच रही थी कि मैं किस बेवकूफ के साथ मजाक करने जा रही थी, जबकि कैलिकस कहता है कि मैंने जो तुमसे बोला उसका आंसर मुझे अभी तक नहीं पहुंचा मेरे कानों तक। तब रोज कहती है योर हाइनेस मैं आपकी बातें सुन रही हूँ। जबकि वो लोग चलते चलते अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाते हैं। कैलिकस रोज से कहता है कि देखो ये गुफा ही आज हमारा रहने का ठिकाना होगा। रोज तो इस गुफा को ही देख के डर जाती है और कहती है कि कितना ज्यादा भयानक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गुफा के अंदर जाने के बाद आज तो मेरी मौत पक्की है। जबकि रोज डरते हुए क्राउन प्रिंस से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें जामुन और थोड़ा सा शहद लाना चाहिए यहाँ पर, तब जाके कुछ अच्छा काम बनता। क्राउन प्रिंस कहता है कि सटिया गई हो क्या, यहाँ पर तुम खाना बनाने की बात कर रही हो। मुझे भरोसा नहीं रहा कि लड़की बोल क्या रही है। रोज कांपते हुए कहते हैं कि अरे मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो ऐसा डर है कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर यहाँ पर भालू वालू कुछ ना हो जाके हमें मार दे। तुम तो डर इतना ज्यादा रही हो जैसे कि तुमने कोई भूत देख लिया हो। वैसे भी यहाँ पर जंगली जानवर ही होंगे, अगर तुम इन छोटे मोटे जानवरों को नहीं हरा सकती तो तुम मॉन्स्टर से क्या लड़ाई करोगी। रोज सोचते हुए कहती है कि एकमात्र जो जंगली जानवर था जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी वो था मेरा अपार्टमेंट के नीचे वाला एक छोटा प्यारा सा कैट जिसको मैं पसंद कर रही थी और मैंने उसको अपना पेट बना लिया था। कैलिकस गुफा के अंदर जाते हुए कह रहा था अपना ध्यान रखना, अगर तुम्हें यहीं पर रहने का मन कर रहा है तो यहीं पर रहो, लेकिन याद रखना जंगली जानवरों से बचकर रहना। तब रोज सोचने लगती है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो सच में क्या यहाँ पर रियल वाले मॉन्स्टर है, मतलब यहाँ पर कोई भी इमेजिनेशन नहीं चल रहा है। नोवेल के अंदर तो सारे कुछ इमेजिनेशन से चलता है, लेकिन ये रियल मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं। अगर यहाँ पर सच में गोब्लिन है तो लोग मुझे काटेंगे तो मैं भी गोब्लिन बन जाऊंगी। लाइफ में तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है, इतना ज्यादा ट्विस्ट आ रहा है कि मैं इतने सारे ट्विस्ट को संभाल ही नहीं पा रही। मुझे अब घर जाना है। भाई सड़क पे देवी देवता प्लीज मुझे बीच रास्ते में मरने मत देना, मुझे यहाँ पर जीना है प्लीज। अरे योर हाइनेस रुकिए, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग गुफा के अंदर बैठ के जर्की खा रहे थे। रोज कहती है कि आपातकालीन टाइम में मैंने जर्की लाके कोई भूल नहीं किया है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर ऑकवर्ड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा छोटा सा बच्चा इसका आनंद ले रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा शांति क्यों है। मुझे इतना ज्यादा शांति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लगता है मुझे अपनी चुप्पी को तोड़नी पड़ेगी। यार हाय नहीं कोई इंसान लगातार 10 मिनट तक कैसे चुप रह सकता है। क्या आपको ये जर्की पसंद आ रही है? वैसे तो मुझे कुछ और भी लाना चाहिए था खाने के लिए, लेकिन मैं लेके नहीं आ पाई, इसके लिए मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो खाने के लिए है। वैसे तो तुम्हें और रॉयल में अगर फर्क किया जाए तो तुम उसके काफी ज्यादा विपरीत हो, मतलब तुम काफी ज्यादा समझदार हो उससे। रोज कहती हाँ ये क्या मैं सुन रही हूँ, मेरे कानों पर भरोसा नहीं हो रहा है। भगवान ये तो मेरी तारीफ कर रहा है। योर हाइनेस मेरी जो जितनी सारी टैलेंट है वो तो आपके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। मैं पक्का आपसे प्रॉमिस करती हूँ जब तक मेरी जान रहेगी तब तक आपकी शान शौकत बजाय रहेगी। मैं आपकी सेवक करती रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। पागल लड़की, अगर तुम इस तरीके से बात ना बोलो तो ही अच्छा होगा, मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है। वैसे योर हाइनेस क्या आप हमेशा ये फाइंडिंग फेस्टिवल में भाग लेते हैं? जबकि वो मन के अंदर सोचते हुए कह रही थी इसके दिए और इसके कमल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इस चीज की आदी है, कि दोनों चीजें अपनी सटीक जगह पर है। क्राउन प्रिंस कहता है कि हाँ जब से मैं 14 साल का हुआ हूँ तब से मैं इस फेस्टिवल में आ रहा हूँ इसको देखने के लिए, लेकिन इस शानदार फेस्टिवल में शामिल होने के लिए काफी टाइम हो गया है, मतलब मैं काफी टाइम से यहाँ पर आया नहीं हूँ। अब रोज कहती है कि यहाँ के जेवलिन पुलिस में कोई एक्ट नहीं होता, मतलब इतने छोटे से बच्चों को भी यहाँ पर जिम्मेदारी में संभाल दिया जाता है। वैसे मुझे शक है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता भी होगा। जबकि कैलिकस कहता है कि मेरी छोटी सी उम्र देख के उन्होंने ये भाप लिया था कि मैं मॉन्स्टर के साथ नहीं टिक पाऊंगा, यानी कि उनके साथ लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये बात मुझे खुशी करती है कि उन्होंने ये तो भाप लिया था कि शुरुआत के दौर पर उन्होंने मेरे साथ कोई भी ऐसा हमला या फिर कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मेरी जान जा सकती थी। जब उन लोगों ने मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे थे तब वहाँ पर मैं मिला नहीं था, उनको लगा था कि शायद से मैं मर चुका हूँ। तब रोज कहती है उसके सपनों में जाकर, लेकिन वहाँ पर रॉयल क्या कर रहा था। तब क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि मैं कह सकता हूँ कमीना मेरा दुश्मन तो नहीं था लेकिन दुश्मन से कम भी नहीं था। वो ऐसी हरकतें करता था कि हमेशा मुझे मुसीबत में डाल देता था। अब वहाँ पर उस टाइम पर क्राउन प्रिंस तो बच रहा था दुश्मनों का हाथों, लेकिन रॉयल उसे जाकर कहता है कि आपको ऐसे छुप के नहीं रहना चाहिए, आपको हमेशा सीना चौड़ी करके लोगों के साथ लड़ाई करना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो। तब क्राउन प्रिंस उसे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं, तब क्राउन प्रिंस उसे कहता है
कि ठीक है तो मैं क्या अपने डिग्निटी के साथ वहाँ पर मर जाऊँ, बेवकूफ कहीं का। जब ये कलिकस रोज से कहता है कि उस टाइम पर मैं बस तो गया था क्योंकि उन्होंने मुझे कम आंका था, उन्हें लगा था कि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन बाद में शायद से उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं मारा था। जबकि रोज कलिकस की बातें सुनकर सोच रही थी कि मेरे अंदर जी बेचैनी सी फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग कैसी है। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो इस नोवेल का एक मेन किरदार है, लेकिन मेरा दिल क्राउन प्रिंस कहता है कि बहुत बातचीत हो गई, लगता है मुझे अब खाने की तलाश में यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तब रोज घबरा जाती है, वो कहती है कि योर हाइनेस क्या आप यहाँ पर अकेले जा रहे हो। तब कलिकस उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेके चल जाऊँ तो शायद से आज हम भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन रोज अपना बैग उठाती है और कहती है कि ये तो मुझे छोड़ के जा रहा है, ऐसा कैसे छोड़ के जा रहा है, मैं भी इसके साथ चलूंगी। अपना वो बैग पैक कर लेती है और कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी छोटी मोटी काम के लिए योर हाइनेस इतने बड़े कदम उठा रहे हैं। मैं ऐसे काम आपको करने कैसे दे सकती हूँ, मैं हूँ ना, मैं आपके सारी काम कर दूंगी। योर हाइनेस काम करने के लिए मुझे मौका तो दे। तब कलिकस उसकी ओर देखते हुए कहता है अच्छा बेटा, तुम सच क्यों नहीं बोलती कि तुम्हें यहाँ पर रहने से फट रही है, मतलब तुम यहाँ पर अकेले रहना नहीं चाहती हो, बस तुम्हें मेरे साथ जाने का एक बहाना चाहिए। तब रोज कहती है कि सच में ऐसा सोचता है, मतलब इतना अच्छा काम कर रही फिर भी मुझे ऐसा बोल रहा है, क्या मैं इसे इतना ज्यादा बेवकूफ देखती हूँ। जबकि कलिकस उससे कहता है कि ठीक है अगर तुम मेरे साथ आ रही हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना कहीं पीछे मत छूट जाना। जब वे लोग गुफा से बाहर आते हैं तब रोज सनसेट को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है योर हाइनेस सनसेट कितना ज्यादा सुंदर है। भले ही हम लोग गुफा के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये सनसेट देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि पीछे हटो और एक पत्थर उठाकर सीधा जंगल की ओर मारता है। रोज पहले समझ नहीं पाती, लेकिन तभी झाड़ियों में से बहुत सारे गोबलिन निकल के आते हैं बाहर। इसे देखकर रोज काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है इनकी हंसी तो बहुत ज्यादा डरावनी है, ये लोग कैसे हंसते हैं, खे 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 खे। फिर कलिकस अपना तलवार को निकाल लेता है, वो कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा है और बहुत ज्यादा नजदीक है। तभी कलिकस सामने देखता है, यहाँ पर गोबलिन का जो लीडर होता है वो सामने की ओर आ जाता है, वो काफी ज्यादा बड़ा और डरावना था। अब इसे देखकर कलिकस कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर इसका लीडर क्या कर रहा है, यहाँ पर इसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन तभी वो अपना पाउच देखता है जो कि बहुत दूर गिरा होता है, वो रोज से तुरंत ही कहता है अपना कदम पीछे हटाओ और यहाँ से जल्दी से भाग निकलो, मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो। तभी बात सुनकर रोज हंसते हंसते रोने लगती है, कहती है कि कैसी बात कर रहा है, मैं अपना ख्याल कैसे रख सकती हूँ, ये तो एक रोमांटिक नॉवल था ना, लेकिन ये फैंटेसी नॉवल कब बदल गया। फैंटेसी नॉवल में वो भी इतना बड़ा राक्षस मेरे सामने खड़ा है, मैं बचूं तो बचूं कैसे यहाँ पर। लेकिन कलिकस आओ ना ताओ देखते हैं, वो सीधे जाके मिलिटर के ऊपर ही हमला कर देता है और सीधे उसे जान से मार देता है। ये देखकर सारे गोबलिन हैरान हो जाते हैं, ये देख के रोज हैरान हो जाती है, वो कहती है अरे बाप रे, इसने तो जस्ट सेकंड में ही इतने बड़े दानव को हरा दिया, लगता है कि अगली बार मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा, ज्यादा पंगा नहीं लेना मुझे इससे। अरे योर हाइनेस आप तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, वैसे मैंने आपके बारे में सुना तो था, लेकिन मैंने आज देख भी लिया कि आप तो कमाल के हैं, लाजवाब है, बेमिसाल है, आपके चड्डी कंडा लाल है, मेरा मतलब है कि लाजवाब है। फालतू की बकवास करना बंद करो और शोर कम मचाओ, छोटे छोटे जो इनके साथी होंगे जरूर आते होंगे अभी। और सही में छोटे गोबलिन यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर हमला नहीं करते क्योंकि उनका लीडर पहले ही खत्म हो चुका था। ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रोज देख के काफी ज्यादा हैरान थी कि ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे। तब उसे कलिकस बताता है कि इनके पास दिमाग नहीं होता, अगर इनका लीडर किसी कारणवश तो अगर मर गया तो ये लोग अपने आप में ही हार मान लेते हैं। तभी रोज कहती है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब देखती है कि कलिकस के हाथों से ब्लड बाहर आ रहा था, वो कहती है कि योर हाइनेस आपके हाथ से तो ब्लड बाहर आ रहा है, जल्दी से हमें इसे रोकना चाहिए। लेकिन कलिकस उसे रोकते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, छोटी सी मामूली सी चोट है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन रोज कहती है कि नहीं, फिर भी उसे मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तभी उसे जंगल की ओर कुछ साइनिंग नजर आती है। अब रोज उसके मन के अंदर हलचल मच जाती है कि वहाँ पर कोई तो है, लेकिन अगर वो कलिकस को बताती है तो कलिकस तुरंत जाकर वहाँ पर हमला कर देगा और बात यहाँ पर कुछ बिगड़ भी सकती है अगर कुछ खतरनाक हुआ तो। वो अपने बैग से कुछ बाहर करने लगती है और कहती है कि मुझे पता था कि मैं कभी न कभी मुसीबत में जरूर पड़ूंगी, इसलिए मुझे इस दुनिया में बचने के लिए मैंने कई तरीके का हथियार तैयार किया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। तो रेड मिर्ची और काली मिर्ची को मिलाकर एक पाउडर बनाया था, जिसे पाउडर के डिब्बे को वो सीधे जंगल की ओर फेंक देती है जहाँ से वो तलवार को देख पा रही थी। बात है कि उस झाड़ी के अंदर एक इंसान छुपा हुआ था जो कि काली मिर्च और लाल मिर्च के असर के कारण वो चीखने लगता है और कहता है कि लड़की तुमने मेरी आंखों में क्या डाले, काफी ज्यादा जलन कर रहे हैं। रोज देख के हैरान थी, यहाँ तो एक आदमी है, वो भी जिंदा आदमी अपनी आंखों को छूते हुए कहता है कि ये लड़की तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी उसके सामने कलिकस आ जाता है, ये देख के वो आदमी डर जाता है, वो कहता है कि अरे श्रापित राजकुमार मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, योर हाइनेस मुझे माफ करना। लेकिन कलिकस उसे पकड़ कर बिना साबुन के बहुत ही अच्छी खासी धुलाई लगाता है। जब वहाँ पर रोज दौड़ते हुए आती है तो वो देखती है कि वो बेचारा तो मरे हुए पड़ा था। रोज कहती है अरे बाप रे, क्या टपक गया। कलिकस कहता है कि नहीं, किसी नोबेल को मारना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम इसे मार नहीं सकते, ये बस बेहोश हुआ है।
वैसे कैलिकस उससे कहता है कि मैंने इसे पहले ही देख लिया था, बस मैं ये देखना चाहता था कि तुम यहाँ पर क्या करती हो, लेकिन तुमने जो भी किया वो बहुत ही ज्यादा अजीब था, लेकिन जो भी तुम्हारा लाल वाला पाउडर था वो अजीब लेकिन कमाल का था। हाँ, अच्छा ही हुआ जो कि मैंने उसके आंखों में मिर्ची फेंक दिया था। ऐसे कोई मेकअप का सामान नहीं है, मैंने तो बस इसे अपनी जान बचाने के लिए बताई थी। वैसे हाँ, ठीक ही ठाक है। वैसे कि योर हाइनेस, आपको पता था कि वो वहाँ पर छुपा हुआ था? कैलिकस कहते हैं हाँ बिल्कुल मुझे पता है, वैसे वहाँ पर और एक बंदा है, लोग अपनी उपस्थिति मुझसे छिपा नहीं सकते चाहे कुछ भी कर ले। योर हाइनेस, अगर आपको पता है कि अगला इंसान वहाँ पर है या फिर कुछ मुसीबत है, आपको पहले से पता है, तो आपको मुंह से कुछ बोलना भी चाहिए था। प्रिंस कहता है कि मैं इस चेहरे को पहचानता हूँ, ये ऑर्क है, नोबेल फैमिली का, इसलिए ऐसे मामलों में वो अपना तलवार उठाता है और सीधा उस पेड़ के आगे फेंक देता है जहाँ पर वो बंदा छुपा हुआ था, और उससे कहता है कि जो भी तुम हो बाहर निकलो। जो बंदा वहाँ पर छुपा हुआ था वो जैसे बाहर आता है, ये दोनों देख के हैरान हो जाते क्योंकि ये और कोई नहीं था बल्कि ये थर्ड प्रिंस था। लेकिन थर्ड प्रिंस ज्यादा कुछ नहीं सोचता, वो सीधा अपने तलवार को बाहर निकालता और कहता है कि कैलिकस तुम जल्दी से मर जाओ, तुम यहाँ पर रहने के काबिल नहीं हो, और सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कैलिकस एक ही हमले में उसके तलवार को बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेकार हो। वैसे कैलिकस थर्ड क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि मेरे पास वो दस्तावेज है कागजात की जो कि ईसाई खजाने की ओर ले जाता है, मुझे चुप कराने के लिए मुझे मार देना चाहते हो। वैसे तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ी फीमेल गोब्लिन को लाके मेरी जगह को दिखा दी और मेरा रहने का ठिकाना भी खत्म हो चुका है, और ऊपर से तुमने तो मेरे कपड़े भी खराब कर दिए, और इसके भरपाई अब कौन करेगा? अब थर्ड क्राउन प्रिंस चिल्ला के कहता है कि भाड़ में जाओ तुम, लेकिन कैलिकस उसे कहता है कि भाड़ में मैं नहीं, भाड़ में तुम जाओगे। अब वो उसके गर्दन पर तलवार रख देता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर गॉब्लिन के साथ साथ तुम भी यहाँ पर मारे जाने वाले हो, क्योंकि ये शाही जो मामला होने वाला है वो काफी ज्यादा दुखदायक होने वाला है। शायद से अगर तुम ना होते तो मैं शायद से उस दस्तावेज को कभी भी ढूंढ ना पाता, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और उसका तलवार उसके गर्दन पर रख देता है। थर्ड क्राउन प्रिंस हक्का बक्का हो जाता है, वो कहता है कि प्लीज कोई मुझे यहाँ पर बचा लो। तब हमें यहाँ पर एक जोर की चीख की आवाज सुनाई देती है। तो गाइस क्या लगता है आपको कि कैलिकस अपने छोटे भाई को यहाँ पर जान से मार देगा या फिर उनकी नई शुरुआत हो सकती है? उसको कैलिकस को देख के जो मन में लड्डू फूट रहा था वो क्या था, और कैलिकस क्या रोज को सच में लाइक करता है जो कि एक नौकरानी को अपने साथ हमेशा लेके घूमता है? कहानी में जैसे बताया गया है कि रोज सिलिया को ढूंढी जो कि इस कहानी की मेन किरदार होती है, और कैलिकस और सिलिया को मिलाने के बाद क्या रोज इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी? तो आने वाले हमें कुछ ही चैप्टर में पता चलेगा। कहानी अभी आगे जाकर और भी ज्यादा फनी, रोमांटिक और थोड़ा सा अजीब गरीब होने वाली, जो कि आप लोगों को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 1K और 100 कमेंट्स। अगर आप लोगों ने जितना जल्दी इसको पूरा करते हैं मैं उतनी जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, साइनोरा मेरे प्यारे क्यूटी लोग।